नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का हमारे एजुकेशन बिला में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं समय को बर्बाद न करते हुए। तो हम लोगों ने सर को कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में आते हैं व्यंजन। तो आशा करते हैं आप सभी लोग कॉपी और पेन निकाल कर बैठे होंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे व्यंजन। क्या करेंगे? व्यंजन। इसकी परिभाषा क्या है भैया? वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बोले जाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन। व्यंजन का क्रम होता है वो देख लीजिएगा। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये जो व्यंजन होते हैं, इनका वर्गीकरण देखते हैं। यानी कि जो लास्ट के होते हैं ये वाले, इनको क्या कहते हैं भैया? पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पंचमाक्षर। इन्हीं को ही क्या कह देते हैं? नासिक्य व्यंजन। ना नासिक्य व्यंजन। अब नासिक्य व्यंजन क्या होता है देख लीजिएगा इसकी परिभाषा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ध्वनि ध्वनि कहाँ से निकलती है? ध्वनि नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है भैया? नाक से निकले वो नासिक्य व्यंजन होते हैं। इन्हीं को ही क्या बोला जाता है? पंचमाक्षर बोला जाता है। इन्हीं को ही नासिक्य व्यंजन बोला जाता है। आगे देखते हैं। बहुत ही यार धीरे धीरे से चलेंगे क्लास को समझते हुए। तो आगे जो होती है भैया वर्गीय व्यंजन की संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? वर्गीय व्यंजनों की वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है भैया? 25। अगर आपसे ये बोला जाए वर्गीय जो व्यंजन होते हैं ये वर्ग में ही तो बटे होते हैं। ये क्या है सर? ये वर्ग ही तो है। और वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? हर वर्ग में 5 अक्षर हैं। तो देख लीजिएगा 5 5 5 5 5, इनका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 25 ही तो होगा। तो वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 25 है। उसके बाद में ये 25 हम लोग बांट लेंगे 25 को। 16 प्लस 4 प्लस 5। ये जो 5 होते हैं वो कौन से अभी बताए थे हमने?
आपको नासिक के व्यंजन होते हैं, नासिक के वर्ड कौन से होते हैं भैया? नासिक के होते हैं। 16 क्या होते हैं आपके? स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन। और ये जो 4 बचे हुए हैं आपके, वो क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जरा ध्यान से देखना, यानी कि वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या 25 और 25 को हमने बांटा 16, 4 और 5 में। 16 जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 जो होते हैं स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होते हैं, और 5 जो होते हैं वो नासिक के व्यंजन होते हैं। नासिक के का मतलब है जिन ध्वनियों का, जो ध्वनियां नाक से निकलती हैं, यानी कि चढ़ करते समय वो ध्वनि कहाँ से निकलेगी भैया? नाक से निकलेगी, तो नासिक के व्यंजन होता है। उसके बाद में जो 16 कौन कौन से होते हैं भैया? नासिक के व्यंजन तो ये हो गए 5 हमारे। कितने हो गए? 5। ठीक है भैया। उसके बाद में स्पर्शी संघर्षी जो व्यंजन होते हैं, नासिक के जो व्यंजन होते हैं, नासिक के व्यंजन आपने देखे थे, पंचमाक्षर जिसको कहते हैं, अंग है यहाँ खड़ा, ना और मा, यही तो हुए भैया 5। उसके बाद आते हैं स्पर्श स्पर्श संघर्षी व्यंजन पे। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? च, छ, ज और झ। च, छ, ज और झ, यही तो हमारे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब 16 कौन कौन से बचे वो देख लीजिएगा। 16 हमारे बचे हुए हैं कौन कौन से? क, ख, ग, घ। अरे तो पंचमा अक्षर है। च, छा नहीं होगा, जा भी नहीं होगा, जा भी नहीं, छा भी नहीं होगा, तो ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, ह, ब, भ। सॉरी, क्षमा चाहते हैं, चा भी नहीं होगा। चा कहाँ पे चला जाएगा हमारा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन में। तो ये हमारे कौन से हो गए भैया? ये हमारे हो गए स्पर्शी व्यंजन। कौन से हो गए? स्पर्शी व्यंजन। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा हो। रटने पे ध्यान मत देना, केवल समझने पर ध्यान देना। यानी कि वर्डों का वर्गीकरण, अभी तो आपने स्वरों का वर्गीकरण देखा, अब शुरू शुरू हुआ है हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण। और व्यंजनों के वर्गीकरण में कुल अगर वर्गीय के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या पूछी जाती है, तो 25 को हमने तोड़ा था 16, 4 और 5 में। जो 5 होता है वो नासिक के व्यंजन होता है, जो 4 होता है वो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होता है, जो 16 होता है वो स्पर्श व्यंजन होता है। तो जो नासिक के व्यंजन होता है वो उसको ही पंचमाक्षर कहते हैं। तो इसको आप लिख लेना, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग डालेंगे आप लोग, उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या
व्यंजनों की संख्या। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है उच्चारण के आधार पर भैया? 27। अब ये 27 दो कहां से आ गया? तो 25 तो अभी आपने देखे, 25 कहां से आए हुए थे? स्पर्श संघर्षी निकाल दीजिएगा, पंचमा अक्षर निकाल दीजिएगा, जो बचे हुए हैं वो स्पर्श व्यंजन है। अब स्पर्श व्यंजनों में भैया प्लस 2 और बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, प्लस इसमें 2 बढ़ जाता है। दो वो कौन कौन से होते हैं? द्विगुण और उच्छिप्त होते हैं। उन्हीं को ही द्विगुण कहते हैं भैया। द्विगुण कह ली, द्विगुण या उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन ये बढ़ जाते हैं ड और ढ, ड और ढ, यही तो बढ़ते हैं। तभी तो उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है। अगर वो केवल ये पूछे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 25, और अगर वो उसने पूछ लिया उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 27 होती है। तो 25 में 2 कहां से आया? वो 2 उच्छिप्त आए हुए हैं, उच्छिप्तों को जोड़ा गया है, तो वो को ड और ढ हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद में आप डालेंगे अंत स्थ व्यंजन, अंत स्थ व्यंजन। अंत स्थ व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है भैया? 4 होती है। कितनी होती है? 4। वो कौन कौन सी होती है? या, रा, ला और वा। देखते जाना, या, रा, ला और वा। जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सी होती है? या, रा, ला, वा। जो या और वा होता है, या और वा, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? अर्ध स्वर। और अर्ध स्वर किसने कहा था? किसके अनुसार कहा जाता है? डॉक्टर भोलानाथ, भोलानाथ तिवारी ने, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, सॉरी, अर्धस्वर, अर्धस्वर जो होते हैं वो या वा होते हैं। और इन्हीं अर्धस्वरों को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा था? संघर्षहीन, संघर्षहीन या संघर्षहीन या सप्रवाह व्यंजन कहा था। सप्रवाह व्यंजन कहा था। क्या कहा था भैया? सप्रवाह व्यंजन कहा। किसने कहा? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। या वा जो होते हैं वो अर्धस्वर होते हैं, और अर्धस्वर व्यंजनों को भी संघर्षहीन या सप्रवाह व्यंजन किसने कहा था? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार कहा जाता है। तो वो कितने, अगर ये पूछ ले संघर्षहीन व्यंजनों की संख्या कितनी है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, वो है 2। या सप्रवाह व्यंजनों की संख्या कितनी है? वो है 2। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आशा करते हैं। उसके बाद में जैसे आप लिखते हो, आपने लिखा कौवा, ऐसे भी लिखा जाता है भैया, कौवा ऐसे भी लिखा जाता है। यहाँ पर ये स्वर है, और इस स्वर को, स्वर के स्थान पर आपने क्या लिख दिया है? व्यंजन लिख दिया है। यानी कि उस स्वर, स्वर की जगह पर किसने जगह ले ली है? व्यंजन ने जगह ले ली है भैया। तो यानी कि आधा व्यंजन का भी काम कर रहा है और आधा स्वर का भी काम कर रहा है। जैसे आप लिखते हैं, आपने लिखा महिलाएं, महिलाएं, महिलाएं आप ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पर ये स्वर है, और स्वर की जगह पर आपने क्या लिखा है? व्यंजन लिखा है। यानी कि जहां पर स्वर की जगह पर कौन क्या प्रयोग हो रहा है भैया? व्यंजन प्रयोग हो रहा है। तो
इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, अर्धस्वर कहा गया है। एक शब्द और देख लीजिएगा, जैसे आप लोग, एक शब्द है मेरे भाई आइए, और आइए ऐसे भी लिखते हैं, तो एक ही जगह पर क्या यूज प्रयोग किया है आपने, व्यंजन प्रयोग किया है। तो इस स्वर की जगह पर आपने क्या प्रयोग किया है, व्यंजन ही तो प्रयोग किया है। तो इसी वजह से क्या बोला गया है इनको, अर्धस्वर। और संघर्षहीन व्यंजन एक बार फिर से बताएंगे, किसने बोला था बिना देखे हुए नोटबुक पर अपनी, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा था कि यावा जो है संघर्षहीन व्यंजन है, और इन्हीं को सप्रवाह व्यंजन भी कहा गया। इतनी बात दोस्त मेरी समझ में आई? ठीक, आगे चलते हैं। जो रा है, रा और ला की बात कर लेते हैं। रा को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। ला को पार्श्विक, ला को क्या कहा जाता है भैया, पार्श्विक। यानी कि जब रा बोलेंगे तो जीभ क्या होगी हमारी, कंपन करने लगेगी। अब बोल कीजिए, रस्सी, राम, राधे, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, बोल के देख लीजिएगा आप। तो जब भी आप रा बोलेंगे तो रा हमारी जीभ कैसी हो जाएगी, प्रकंपित हो जाएगी। रा यानी कि जो लुंठित, जो साइडों के भाग होते हैं वो लोट पोट हो जाते हैं, गोलाकार टाइप में होने लगते हैं। रा देख लीजिएगा, उच्चारण करके देखना मेरे मेरे दोस्त। तो रा क्या है, प्रकंपित भी और लुंठित भी है। ला क्या है, पार्श्विक है। या वा क्या है, अर्धस्वर है। और ये किस में आते हैं, अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं। तो वो एग्जामिनर क्या करेगा भैया, पूछ लेगा निम्न में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, निम्न में से कौन सा अर्धस्वर व्यंजन, निम्न में से कौन सा संघर्षहीन व्यंजन है। इतनी बात समझ में आ रही है? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही हो। तो इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं इसके। बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होते क्या हैं, जिन वर्णों को, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय श्वास अधिक खींचनी पड़े, खींचनी पड़े, तो उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब ऊष्म व्यंजन होते कितने कितने हैं भैया, तो ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। वो कौन कौन सी होती है, स, स, स और हा। जो हा होता है इसी को ही क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं। जो हा होता है इसी को ही काकल्य वर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं। अब आते हैं आगत स्वर। आगत स्वर भैया क्या होता है, आगत स्वर, वे स्वर जो अंग्रेजी भाषा से किस में प्रयोग किए जाने लगे, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, उन्हें क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। या जिनका प्रयोग, जिस स्वर का प्रयोग अंग्रेजी में होता था उसका अंग हिंदी में होने लगा, उसे क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा से लिए गए। आगत का मतलब है आना, तो अंग्रेजी भाषा से ही तो वो आए। तो वे स्वर जो अंग्रेजी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से हिंदी में
हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे। प्रयोग किए जाने लगे। तो वही तो आगत स्वर है। अब आगत स्वर भैया क्या होता है? ये यही तो आगत स्वर है। जैसे आप लिखते हैं डॉक्टर, जैसे आपने लिखा नॉलेज, ये अंग्रेजी के ही तो शब्द हैं, लेकिन हम किस में प्रयोग करने लगे? हिंदी में। डॉक्टर किसका शब्द है भैया? अंग्रेजी का है। नॉलेज किसका शब्द है? अंग्रेजी का है, लेकिन किस में प्रयोग करने लगे? हिंदी में। जैसे हम लोग हॉस्पिटल ले लीजिए। हॉस्पिटल, कॉलेज, बहुत सारे वर्ड हैं। डॉक्टर, नॉलेज, हॉस्पिटल, कॉलेज। और भी सोचिएगा आप लोग भी। जैसे कॉफी, जैसे कॉलेज, कॉलेज हो गया। हाँ, ऑपरेशन। तो वो अंग्रेजी भाषा से किस में प्रयोग किए जाने लगे? हिंदी में। तो आगत स्वर कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे, उच्चारण के आधार पर वर्णों का उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। देख लीजिए। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण देखेंगे भैया। वर्ण यानी कि जो व्यंजन होते हैं, तो उन्हीं को ही देखेंगे किस किस उच्चारण में रखते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म। यही तो है। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा कि जो वर्गीय व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं भैया? 25 होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? नासिक। क्या होता है भैया? नासिक के व्यंजन। यही तो होता है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? नासिक होता है। उसके बाद में इसी को ही क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। इसी को ही क्या कहते हैं? पंचमाक्षर।
क्यों कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर है तो पंचमा अक्षर हो गया। और इसी को ही क्या कहते हैं भैया? नासिक के व्यंजन। जो नाक से वायु निकलती है। आगे देखें, इसको किस में रखा गया है? इसको रखा गया है भैया कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओठ, होठ। ठीक है सर। यानी कि जो का वर्ग है, का वर्ग को क्या बोलते हैं? कंठ। चावर्ग को क्या बोलते हैं? तालु। टावर को क्या बोलते हैं? मूर्धा। तावर को दंत, दंत। और पावर को क्या बोलते हैं भैया? ओठ। आगे देखते हैं, जब इसका उच्चारण करेंगे तो इसी को ही क्या बोल देते हैं? कावर को कंठ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया? कंठ। क्या बोल देते हैं? कंठ, कंठव्य, कंठव्य बोल देते हैं इसको। तालु जो चावर्ग का है, इसे क्या बोल देते हैं? तालव्य, तालव्य। जो आपका टावर्ग है जिसे मूर्धा में रखा गया है, उसे उच्चारण उच्चारण करने पर क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं मूर्धन्य। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। जो तावर्ग है जिसे दंत में रखा गया, उसे उच्चारण करने पर क्या बोलते हैं? दंत्य। क्या बोलते हैं? दंतव्य, दंतव्य, दंत। उसे पावर को ओठ में रखा गया है, ओठ में, तो उसे उच्चारण करने पर क्या बोलते हैं? ओष्ठ। ये शुद्ध होता है ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ। अब आगे चलते हैं। इतना तो क्लियर है, यानी कि जो का वर्ग है उसे कहां पर उच्चारण करते हैं? कंठ। अब बात आती है कि कंठ, ताल, मूर्धा क्या होता है? भैया जो हमारा यही तो है, देख लेना सर, यही तो मुख है। जो हमारा ये, जहां पर हम लोग पूजा करने पर टीका लगाते हैं, आपने देखा होगा, ये यहाँ क्लियर है, ये यही तो कंठ है। जहां पर हम ये टीका लगाते हैं वो हमारा क्या है? कंठ है। ये क्या है हमारा? कंठ। कंठ के बाद क्या आता है? तालु। आपने देखा होगा जब मुंह खोलते हैं, मुंह खोलने पर दो दो लोग जो लटके हुए रहते हैं फांसी के फंदे पर अपने गले में, तो उसे यहाँ पर क्या बोलते हैं? तालु। आपने देखा होगा, छोट यानी कि हम सब में होता है, जब मुंह खोलेंगे तो दो लोग लटके हुए मिलेंगे आपको फांसी के फंदे पर, तो वो क्या होता है? हमारा तालु होता है। बात आती है मूर्धन्य। मूर्धा कहाँ पर होता है भैया? जब आप लल्ला बोलते हैं, लल्ला, जब आप गरम समोसे खाते हैं तब आपकी जो जीभ यानी कि खाल जल जाती है, जब हवा बाहर से अंदर की तरफ आती है तो एकदम ठंडा ठंडा महसूस होता है। लल्ला लल्ला बोलिए, लल्ला, या लप 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 बोलिएगा। जो ला बोलते हैं आप, जो ऊपर की तरफ जीभ लगती है, भाई हमारा क्या है? मूर्धा है। क्या है हमारा? मूर्धा। यानी कि जहां पर लप 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 करने पर हमारी जो जीभ टकराती है, जहां जिस स्थानीय ऊपर, तो वो हमारा क्या है? मूर्धा। दंत आप जानते ही हैं, हमारे ये दांत जो मोती जैसे चमक रहे हैं आप लोगों के भी। ओष्ठ, ओष्ठ पे उच्चारण करेंगे तो ये हमारा होता है कंठ, तालु, मूर्धा। यानी कि कंठ ये हो गया, तालु और मूर्धा
जो अभी आप लोगों ने बोला था लप लप लप, जहाँ पर जीभ यानी कि लगती है, जो समोसे गरम खाते हैं, जो खाल जल जाती है आपकी, वो। आगे देखिएगा, जो कंठ यानी कि कंठ कावर का होता है, यानी कि कंठ में कावर, जितने भी वर्ड होते हैं कावर्ग में, वो क्या कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ में। तालु, जितने भी चावर्ग के वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? तालु में। जितने भी टावर्ग होते हैं वो मूर्धन्य में होते हैं। जितने भी तावर्ग होते हैं वो दंत में होते हैं, और जितने भी हमारे पावर्ग होते हैं वो उष्ट में होते हैं। इतनी बात क्लियर है साहब? आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब बात आती है भैया किसकी? अब कंठ में कुछ वर्णों को और भी लिखते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिएगा। कंठ में हम लोग जितने भी हमारे जो स्वर रह गए हैं अब, उनको भी वर्गीकरण करेंगे, यानी कि किसको कहाँ पर रखते हैं, किसको। इसको मिटा दे रहा हूँ भैया, नासिक को आपने लिख लिया होगा, तो इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, या यहाँ ऊपर ही लिख दे रहा हूँ इसको। पंचमाक्षर, और क्या नाम दिया था आपने? नासिक। क्या बोलते हैं भैया? नासिक। अब आती है भैया बात किसकी? जो हमारे स्वर रह गए हैं, जो हमारे ऊष्म रह गए हैं, जो हमारे अंतः स्तर रह गए हैं, जो हमारे उच्छिष्ट रह गए हैं। सॉरी। तो बात करते हैं हम पहले स्वरों की, और साथ साथ में अंतः स्तर की और ऊष्म की, कहाँ कहाँ पर किसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो भैया जो हमारा होता है लघु आ, हमारा दीर्घ आ कंठ में ही आता है, और हा भी आता है कंठ में ही, और हमारा विसर्ग भी किस में आता है? कंठ। यानी कि आ हमारा लघु अ, आ दीर्घ, उसके बाद में हमारा ह, उसके बाद में विसर्ग, ये किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। कंठ वर्ग, कंठ से बोले जाते हैं, कंठ वर्ग से आते हैं, उच्चारण किए जाते हैं। आप बोल के देखिएगा हंस, यहां से आवाज आएगी हंस। हार, तो आप खुद बोलिएगा, आपको खुद ही महसूस होगा। देखिएगा मेरे दोस्त, जब तक आप खुद ही नहीं उच्चारण करेंगे तब तक आपको नहीं समझना है। तो मैं आशा करता हूँ आप खुद इसका उच्चारण कर रहे होंगे, जहां पर भी बैठे होंगे, जहां पर भी कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। तो कुछ शब्द बोलिएगा, कठिन नहीं है। आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपके, कहते नहीं है कि कोई काम अगर प्रैक्टिस करने से आपकी फिंगर पर होता है, तो वही है। उसके बाद में तालब्य में क्या क्या किस किस को रखेंगे भैया, वो देख लीजिएगा। अब तालब्य की बात आती है, और तालब्य में रखेंगे लघु ई, दीर्घ ई, या और स। किसको रखेंगे? लघु ई, दीर्घ ई, या और सा को रखेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद में अब क्या आता है? मूर्धन्य आता है। मूर्धन्य की बात करते हैं तो मूर्धन्य हमारा होता है, ऋषि को रखते हैं, रा को रखते हैं, और षटकोण वाले सा को रखते हैं मूर्धन्य में। उसके बाद में ला को रखते हैं, इसी में सा को रखते हैं, ला और सा। ठीक है। जो आपका नुक्ता वाला जा होता है, जा, ये वाला भैया नुक्ता वाला जा, अभी हम यानी कि बताएंगे आगे चलकर, यानी कि जो हमारे होते हैं नुक्ता के, हमने आपको बताया था जो नुक्ता के वर्ड होते हैं, क, ख, ग, ज और फ, ये होते हैं। अगर हम इसी को ही कफ लिख दें हिंदी में, यानी कि जो
हमारी हिंदी भाषा का वर्ड है और उसमें अगर नुक्ता लगा दें काम है तो उसका अर्थ बदल जाता है। अरबी भाषा, अरबी फारसी के शब्द होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं कफ, यानी कि जो वल्गम होता है उसको ही तो कहते हैं भैया कफ, वल्गम। ये सब आपको आगे अभी समझाएंगे। अगर हम इसको ही अरबी फारसी में कफ, ये कफ है, ये कफ है, सॉरी क्षमा चाहते हैं, बलगम नहीं होता है, कफ यानी कि जो आपकी शर्ट होती है, शर्ट का जो एक हिस्सा आगे का होता है कफ वो होता है। उस अगर अरबी फारसी में देखेंगे कफ, तो कफ का क्या होता है भैया, ये बटन का हिस्सा होता है, बटन का हिस्सा, और यही कफ मीन्स होता है बलगम। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है कफ मीन्स बलगम होता है और कफ में बटन का हिस्सा होता है। चलिएगा आगे इसे देखते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन दंतव्य में क्या आएगा, ल और स और जा, जा जा नहीं ज, दंतव्य हो गया। अब ओष्ठ बचा हमारा, ओष्ठ में उ उ आएगा भैया, क्या आएगा, उ और उ। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात मेरे भाई क्लियर है। उसके बाद में हमारा क्या बचा, हमारा बचा है ए और ऐ, ओ और औ। जरा इनका भी उच्चारण स्थान देखते हैं। अच्छा, जब आप इनको, ये बनते किस किस, किस किस से हैं भैया, सहायता से। सब में स्वर होगा, ये आ और लघु ई से बनेगा, आ और लघु ई से बनेगा, ये आ और लघु ए से बनेगा, आ और लघु ऊ से बनेगा, आ और लघु ऊ से बनेगा। इतनी बात क्लियर है भैया। आ किस में आता था, कंठ में आता था, इतनी बात क्लियर है। लेकिन ई किस में आता था, ई आता था भैया तालव्य में। ई किस में आता था, तालव्य में आता था। तो ये तो कंठ तालव्य हो गया। अब इसको क्या करेंगे भैया, एक बात बताइएगा, जब इसको कंठ तालव्य बोला था, जब इसको कंठ तालव्य बोला था तो ये भी तो कंठ तालव्य है। अरे भैया कंठ आ है कंठ में, और ए किस में आता था, कंठ तालव्य में आता था, तो ये क्या हो गया, कंठ तालव्य, यानी कि इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य हो गया, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य क्या हो गया भैया, कंठ तालव्य। अब आ है कंठ और ऊ क्या है, लघु। आपने यहाँ पर उच्चारण स्थान में ओष्ठ रखा था, और आ को ही आप कंठ बोलते हैं, और औ किस में रखा था, ओष्ठ में रखा था, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठोष्ठ। क्या हो गया भैया, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, इतनी बात समझ में आ गई। तो यानी कि जो हमारा का वर्ग है, कंठम में अ आ हा और विसर्ग आता है, और तालव्य में चा वर्ग आता है, और चा वर्ग में क्या आता है, ई और या और सा आता है। और उसके बाद में मूर्धन्य में क्या आता है, मूर्धन्य में आपका टा वर्ग आता है, ऋषि आता है, रा आता है और सा आता है। उसके बाद में दंत में क्या आता है, दंत में ता वर्ग आता है, लय से और जा आता है। उसके बाद में ओष्ठ में क्या आता है, पा वर्ग आता है, उ और ऊ आता है, ए आई और ओ औ बचा। ए आई को कंठ तालव्य और ओ औ को कंठस्थ कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे इन, मैं मानता हूं कि इनको आप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बने हुए हैं, आप खुद पहले से जानते हैं। इनको थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में आप देखिएगा, जो हमारा ऊष्म व्यंजन होता है वो सीरियल से चलता है क्रम से, यानी कि सा जो होता है हमारा, तो तालव्य में फिर सा आता है, मूर्धन्य में फिर जो सा आता है वो दंत में आता है, हा किस में आता है वो तो आप जानते हैं, विसर्ग में इसका भी काम खत्म हो गया। जो या रा ला और वा जो होता है, वा रह गया हमारा भैया,
है ना। तो वा भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा, वो दंतोष्ठ में आता है। किस में आता है, दंतोष्ठ में। चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं, इसकी के आगे वो आगे समझाएंगे, यानी कि ये भी रह गए हमारे जो नुक्ता वाले थे, उसी के आगे समझाएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका ये नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद आगे आगे देखेंगे। क, ख, ग, ज और प, ये नुक्ता वाले हैं, अभी जो मैं बात कर रहा था पहले ही। ठीक, इन्हीं को ही भैया क्या कहते हैं, इन्हीं को नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, नुक्ता। ये कैसी, ये अरबी फारसी के शब्द हैं, अरबी फारसी के शब्द हैं, अरबी फारसी के। ये कैसी दुनिया है, ये नई विकसित दुनिया है, विकसित दुनिया है। कैसी दुनिया है भैया, नई विकसित दुनिया है। इसका यानी कि इनका सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। यानी कि हिंदी में सबसे पहले प्रयोग नई विकसित ध्वनियों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी भाषा में प्रयोग किया था। सितारे हिंद ने प्रयोग किया, ने किया ऐसे लिख लीजिए, ने किया। अब सही, यानी कि इनका सबसे पहले प्रयोग हिंदी भाषा में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किसका, नुक्ता का या नई विकसित ध्वनियों का प्रयोग किया था। और वो नई विकसित ध्वनियां क्या है, क्या, क, ख, ग, ज, फ। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जैसे इनका हिंदी में प्रयोग, हिंदी का मतलब क्या होता है, और इनका उर्दू का मतलब क्या होता है, यानी कि अरबी फारसी का मतलब क्या होता है, वो देख लीजिएगा। जैसे हमने लिखा भैया कफ, क्या लिखा, कफ। कफ का मतलब क्या होता है, यानी कि बलगम। क्या होता है, बलगम। जो जुखाम, सर्दी जुखाम के जुखाम में होता है। उसके बाद में इसी को ही अगर हम नुक्ता लगा दें इसमें, कफ, इसका मतलब होता है क्या, वटन का हिस्सा, वटन का हिस्सा। अब बटन का हिस्सा कैसे होता है भैया, वो देख लीजिए। वो पूरी बटन नहीं, जो आप शर्ट पहनते हैं, शर्ट में जो कफ होता है, कफ कहता नहीं है हिंदी उर्दू में, कफ यानी कि एक शर्ट का हिस्सा मान सकते हैं, बटन का हिस्सा जो होता है अलग से लगा हुआ होता है, वही कफ होता है। और कफ हिंदी भाषा में किसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है बलगम। आगे देखेंगे ऐसे ही कुछ शब्द आप भी सोचेंगे, जैसे खाना, खाना हिंदी भाषा में इसका मतलब क्या होता है भैया, भोजन, खाना। अब खाना, 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 खाना और खाना, इसका मतलब क्या होता है हिंदी भाषा, वो फारसी में इसका मतलब होता है भैया डिब्बा। क्या मतलब होता है, डिब्बा, खाना। और भी एक दो शब्द और देख लेंगे, जैसे कि गोल, गोल यानी कि वृत्त, इंग्लिश में सर्कल। जैसे इसी को गोल, उर्दू में क्या मतलब होता है इसका, उर्दू में मतलब होता है दल, यूनिट, यानी कि समूह, ग्रुप, दल। उसके बाद में जैसे जरा, जरा मीन्स होता है भैया बुढ़ापा। क्या होता है, बुढ़ापा।
जरा, उर्दू में देखेंगे जरा, जरा का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, थोड़ा सा। हिंदी में जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, जरा का मतलब होता है थोड़ा सा। जैसे फन, फन किसका होता है? सांप का, यही तो होता है। उर्दू में फन, फन इसका मतलब क्या होता है? हुनर, यानी कि टैलेंट इंग्लिश में। बहुत सारे शब्द हैं, यानी कि जो हम लोग अरबी फारसी से हिंदी में प्रयोग करते हैं, और हिंदी में कुछ अलग मतलब होता है, अरबी फारसी में अलग मतलब होता है, नुक्ता लगने के बाद में उसका अर्थ बदल जाता है। कुछ एक दो शब्द लिखा है मैंने, बही का है, कफ यानी कि बलगम, तो इनका सबसे पहले प्रयोग यानी कि हिंदी भाषा में किसने किया था? अगर कोई आपसे पूछे तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, इन्हीं को ही नुक्ता कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। उसके बाद में इन्हीं कोई और किस नाम से जानते हैं? इन्हीं कोई नई विकसित ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को। उसके बाद में इनका जो जा और फा होता है उच्चारण स्थान, वह हम वो बता रहे थे जा, उसके बाद में ख और ग, ये होता है इनका उच्चारण स्थान। भैया उच्चारित कहाँ से होते हैं? जीव के, जीव के मूल से, मूल से इन वर्णों को, वर्णों को उच्चारित किया जाता है, यानी कि उच्चारण किया जाता है। जीव के मूल से उच्चारित किया जाता है, किया जाता है। अब उसके बाद में क्या हो गया भैया? जा हमने अभी बताया था कहां पर जाएगा भैया? दंत में जाएगा जा। ये जा नहीं, ये तो हिंदी में है। हम नुक्ता की बात कर रहे हैं जा, ये किस में जाएगा? दंत में। मैं आपको लिखा चुका हूं अभी। बात करते हैं अब किसकी? फा की, फ, फानी फ नुक्ता में, और किसकी? वा की, यही तो रह गया था। ये क्या होता है? ये हमारा दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ। दांत से भी बोले जाते हैं, दांत से भी इसका उच्चारण स्थान किया जाता है, और वा से भी इसका उच्चारण स्थान किया जाता है। इतनी बात समझ में आई मेरे दोस्त? तो नोट कर लीजिएगा इसको, उसके बाद आगे बढ़ते। तो लिख लिया होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को क्लास बहुत ही समझ में आई होगी। तो इसी के साथ में आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दोस्त लगे रहिएगा बहुत ही मेहनत के साथ में। आप भी जानते हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वर्णमाला से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, जैसे कि मैंने आपको मेरे दोस्त पहले ही दिन से वादा किया था। चलिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।